हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो अब मैं अपना दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ सदिश। ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट चैप्टर है 12th फिजिक्स से। तो इसको अपन कवर कर रहे हैं। मैं पहले वो भी पढ़ा सकता था आपको, मैं पहले 12th क्या 11th में स्टार्ट कर सकता था, पर मुझे ये सही लगा कि नहीं, 12th ज़्यादा आसान है, उसको अपन जल्दी कवर कर लेंगे और जब 12th कवर हो जाएगी तो फिर 11th में चलेंगे, तो उसके लिए हमारे पास समय रहेगा। और मैं एक 11th भी मैं लास्ट तरफ से शुरू करूँगा, इस वजह से कि जिनके वेटेज ज़्यादा रहते हैं और उनमें कॉन्सेप्ट बहुत कम रहते हैं, इसलिए वो आपके लिए सही रहेगा। तो हम अपने अब चल रहे हैं सदिश रूप में कूलाम का नियम। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, चार्ज किसे कहते हैं, आवेश, और कूलाम का नियम। अब हमारा सदिश रूप में कूलाम का नियम देखना है हमें। तो अभी इसे देखने के लिए हम लोग चल रहे हैं अपने चैप्टर में। तो सदिश रूप में कूलाम का नियम, ये मेरा ईयरबड्स में यहाँ लगा लेता हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा ठीक रहेगा। तो हम लोगों ने कहाँ तक देखा था, अब ये जो है देखिए, हमारा एक पार्टिकल है ना, ये 0,0 पर है और यहाँ से हमारा ये R1 दूरी पर Q1 है, R2 दूरी पर Q2 है, ये R1 और R2। और ये जो हमारा ये दूरी है ये R12 है या फिर R21 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमारा F12 निकल के क्या आएगा, F21 जो हमारा आएगा वह आएगा R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप, ये n कैप जैसे होता है उस तरीके से है ना। और ये हमारा इस तरह से XY एक्सिस था जहाँ पे दर्शाया गया था। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। तो इसमें इसी प्रकार से n कैप बराबर वेक्टर अब बटे मॉड ऑफ वेक्टर है। वेक्टर मतलब n कैप को बताया गया है यहाँ पे कि x कैप बराबर वेक्टर बटे सदिश, मतलब सदिश बटे अदिश है ना। तो वो हमारा n कैप होता है। अब F21, तो F21 बराबर क्या आया आंसर, वही जो वहाँ पे है वही यहाँ पे भी दिया गया है। इसको याद रखिएगा कि जो हमारा यहाँ पर होगा F21 तो वही हमारा R21 भी होगा, वही R21 वेक्टर भी। हाँ, पर ये वेक्टर रूप में है। देखिए हमने इसे कैप को खोला है, तो जब कैप को यहाँ पे खोला है कैप वाला, तो क्या होगा, एन कैप बराबर वेक्टर बटे आर, आर वेक्टर बटे आर है ना, ये होगा। तो आर वेक्टर बटे आर है, तो हमने R21 बटे R21, तो हमारा ये आंसर क्या आया है यहाँ पर, हमारा आंसर आया है F21 बराबर Q1 Q2 बाई R21 का क्यूब इंटू R21 वेक्टर। ये याद रखिएगा है ना। अगर कैप दिया होता यहाँ पे, तो यहाँ पर कैप दिया होता तो क्या होता, R2 कैप अगर दिया होता तो हमारा F21 बराबर Q1 Q2 बाई R21 का स्क्वायर इंटू आर कैप हो जाता। पर जब कैप नहीं दिया होगा तो हमने कैप को खोल दिया है और n कैप बराबर होगा, ये दिया है वेक्टर बटे एक्स डैश, मतलब एक्स वेक्टर बटे एक्स, उसमें कोई भी डिजिट हो सकती है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है R21 वाला, R21 बराबर Q1 Q2 बाई R21 का क्यूब इंटू R21 वेक्टर। और यहाँ पर ये भी है, त्रिभुज नियम से हमारा ये निकलेगा R1 प्लस R21 बराबर R2। ये कैसे होगा ये भी दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है ना R21 प्लस R2। अब चाहे इसको, सॉरी एक पेंसिल लेने, ये R1 है, ये R2 है, या R21 है, तो चाहे इन दोनों को जोड़ दें त्रिभुज नियम से तो ये आएगा इक्वस टू, और चाहे इन दोनों को जोड़ दें तो ये आएगा, और चाहे इन दोनों को जोड़ दें तो ये आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जोड़ा गया है। तो R21 बराबर R2 माइनस R1, ये भी इम्पोर्टेंट सूत्र है, इसे भी याद रखिएगा। R21 बराबर R2 माइनस R1। तो चलते हैं आगे। इसी प्रकार हमारा F21 आ गया Q1 Q2 बाई F12 आ गया। हाँ, उधर F21 था, तो इसमें केवल एक चेंज हुआ है कि F21 जैसे होता है ना, तो यहाँ पर R12 है,
तो R12 बराबर KQ1 Q2 बाई R12 का होल क्यूब इंटू R12 वेक्टर, और वहाँ पर R12 वेक्टर बराबर R1 माइनस R2। सिंपल, केवल इतना ही चेंज होता है हमारा, यही है सदिश रूप। KQ1 Q2 बाई KQ बाई आर स्क्वायर जैसे वहाँ होता था, तो यहाँ पर हमारा वेक्टर में KQ बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप हो जाता है। सिंपल सा, अगर मैं आपको सरल भाषा में बताऊँ तो ये देखिए यहाँ पर KQ बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा तो आप ये सब बना लेंगे। ये हमारा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है IMP। इस प्रकार से आप अपना सदिश रूप निकाल सकते हैं। अब हम लोग इधर देख लेते हैं, इसमें दिया है, क्या दिया है, फाइंड फोर्स और 5 कूलाम, 5 कूलाम में हमें बल निकालना है। तो जो 5 कूलाम वाला है उस पर निकालना है, -5 कूलाम वाले पर, इस पर। तो सिंपल सा हम लोग अपना फार्मूला लगाएंगे। देखिए Q1 बराबर 10 कूलाम है, Q2 बराबर -5 कूलाम है, और Q2 ही हमें निकालना है। तो सूत्र लगाएंगे R12 और R2 माइनस R1 निकाल लेंगे। पहले तो हमारा ये वाला फार्मूला आप लिख लीजिएगा, जो हमारा होता है वेक्टर वाला, ये वाला, फिर उसके बाद R21 वाला, फिर उसके बाद हम लोग सीधे सूत्र में रख देंगे। R21 बराबर R2 माइनस R1, R21 बराबर R2 माइनस R1 है ना। तो अब हमारा R2 इसमें कहाँ पे है, R2 क्या होगा, R2 हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और जो कि दूरी को दिया गया है यहाँ पे 3,2, यहाँ पर 1,4। तो ये हमारा R1 हो गया, और तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, ये हमारा I है, ये हमारा J है, IJ हो गए। तो जो हमारा R2 होगा वो J होगा, तो वहाँ पर क्या है, 4 माइनस यहाँ पर I प्लस 4J, I प्लस 4J है ना। और उधर ये हमारा R2 है, और R1 क्या है, 3 + 2, तो ये हमारा R1 हो गया, ये वाला R1 हो गया, ये R2 हो गया। तो इसी को यहाँ पे सवाल सूत्र में लिख देंगे हम, R21 बराबर R21, जो इसका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं वही ना हम रखेंगे वहाँ पे। पहले R2 मैं इसको तोड़ के सॉल्व कर रहा हूँ, ये R21, ये वाला रिजल्टेंट हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो पहले इसे ही सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा R21 क्या आ गया, -2, I में वो 3I माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, -2I + 2J। तो R21 बराबर 2√2 आ गया, ये हमारा R21 बराबर 2√2 आ गया। तो अब हम आगे चलेंगे, अब हम सूत्र में रखेंगे, F21 निकालेंगे। तो जब F21 इसलिए निकाल रहे हैं कि दूसरे का बल निकालना है पहले के सापेक्ष। प्रश्न में यही पूछा है कि इसमें दे दिया है 5 कूलाम का बल निकालें, 5 कूलाम का, इसका 5 वाले का। तो इसीलिए हम लोग Q21 निकाले हैं, ये इसके सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष। तो इसीलिए हमारा ये का क्या था, ये हमारा R2 था, ये हमारा R2 का मान था, और ये हमारा R1 का मान था। तो R2 माइनस R1 करके हम लोगों ने सॉल्व किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो F21 का हम लोगों ने मान रखा कि Q1 Q2 बाई R³ इंटू R12 क्यूब इंटू R12 वेक्टर इंटू R वेक्टर, इसलिए कि क्यूब कर दिए ना, तो R12 का वेक्टर। तो अब हमारा इसमें हमने 9 × 10⁹ के का मान होता है, Q1 10 दिया था, Q2 -5 दिया था, और R12 हम लोगों ने निकाल लिया है। ये जो हम लोगों ने निकाला है R21
इंटू R21 का वेक्टर। तो ये R21 इसलिए हम लोगों ने इसे तोड़ा, और इसको तोड़े कैसे ये भी याद रखिएगा। इसको ऐसे करते हैं, 2+2 है ना, तो √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर प्लस 2 का फिर 4 4 √8 आ जाएगा। तो फिर इसको 8 का वो करेंगे LCM, 2 चौको 2 दूनी 2 एक कम, तो 2√2 आएगा। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। ये जो R21 आया है मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ डायरेक्ट, तो आपको शायद समझ नहीं आया हो ये यहाँ से यहाँ कैसे हुआ। तो ये याद रखिएगा कि R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हमारा और R21 तो माइनस ये था 2i + 2j, तो यही हमारा आंसर हो गया। ये अब विद्युत क्षेत्र हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? तो इकाई आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इकाई आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर इकाई आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इकाई आवेश पर आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो इकाई आवेश पर लगने वाले बल मतलब Q नीचे जाएगा और बल लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इसका हमारा सीधा सा सूत्र हो जाएगा कि E = F/Q। यह एक सदिश राशि है। और मात्रक क्या होगा इसका आप लोग बताइए। चलिए, बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक हमारा न्यूटन, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो हमारा न्यूटन पर कूलाम। सिंपल सा, ये हमारा न्यूटन प्रति कूलाम, और ये सदिश राशि है और ये इसका सूत्र है। इसको हम लोग F = QE भी लिखते हैं। इसको ऐसे F = QE भी लिखते हैं इसको। तो आप लोग इसको समझिएगा कि किस प्रकार से हम इसको सॉल्व किए। तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र है। इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। E = F/Q बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। डायरेक्ट सूत्र आज से सवाल आ जाते हैं। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, अब हम लोग चल रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी काल्पनिक रेखाएं या वक्र जिनमें किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाती हो। तो हमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं? जिनमें खींची गई काल्पनिक रेखा स्पर्श रेखी विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाती है। जो खींची गई काल्पनिक रेखा होती है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाती है, यही बता रहा है। देखिए यहाँ पर E1 E2 E3 और ऐसे ही कहीं से जो निकल रही है स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी, कोई भी हो। और ये धनात्मक आवेश से निकलती है और ऋणात्मक आवेश पर ख़त्म होती है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। तो ये हमारा ये धनात्मक आवेश से निकलेंगी और ऋणात्मक आवेश में जाके समाप्त होंगी। और ये बंद लूप कभी नहीं बनाती, ये याद रखिएगा। ये रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती क्योंकि स्थिर वैद्युतिकी क्षेत्र संरक्षी होता है। अब ये संरक्षी और असंरक्षी आपको बाद में मैं बताऊंगा। अब ये देखिएगा, ये रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती क्योंकि स्थिर वैद्युतिकी क्षेत्र संरक्षी क्षेत्र है ना। ये बंद लूप नहीं बनाएंगी। और दो क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है नीट के लिए। तो ये हमारी NCERT की लाइन ही रखी हुई है। दो क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती, और जहाँ क्षेत्र रेखाओं का घनत्व अधिक होगा वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अधिक होगी। ये
हमने 4 स्टेटमेंट पढ़े कि ये धनात्मक आवेश से निकलती हैं, ऋणात्मक में समाप्त होती हैं, और ये एक दूसरे को नहीं काटती हैं, और ये बंद लूप नहीं बनाती हैं। और चौथा क्या था, जहाँ पे ये सघन होंगी, घनत्व मतलब रखेंगी घन, तो वहाँ पर इनका घनत्व ज़्यादा होगा, तो वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अधिक होगी। अब ये चारों स्टेटमेंट के यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो ये मैं चारों आपको एक बार में दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे हैं। तो ये देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में जाती हैं, है ना। ये पहला हो गया। और ये बंद लूप नहीं बनाती, ये दूसरा हो गया। देखिए बंद लूप कहाँ बना रही हैं, प्लस से निकलेंगी, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी, इससे निकल रही हैं और नेगेटिव में जा रही हैं, तो कहाँ बंद लूप बन रहा है, एक बंद लूप बन ही नहीं पा रहा। और ये रेखाएं जो हैं क्या करती हैं, तीसरा स्टेटमेंट क्या था, बंद लूप नहीं बनाती हैं और ये पॉजिटिव चार्ज से निकल रही हैं और नेगेटिव में जा रही हैं। तीसरा स्टेटमेंट मुझे याद नहीं आ रहा, देख लूँ एक बार। दो क्षेत्र रेखाएं बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती, हाँ ये काटने वाला था, सॉरी मुझे याद नहीं आया था। तो ये हमारी परस्पर एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, देखिए कभी नहीं काटेंगी। और चौथा क्या था कि जहाँ पर घनत्व अधिक होगा वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। तो इसमें हमारा ये जो चौथा है, इसमें घनत्व जहाँ अधिक होगा वहाँ पे तीव्रता अधिक होगी। जैसे कि इधर 6 हैं, इधर हमारे इधर ज़्यादा हैं और इधर कम घनत्व है, तो इस तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, इस तरफ अधिक होगी और इस तरफ कम होगी, ये कहना चाह रहा है। और पाँचवा हमारा आ गया कि Q1 और Q2, नंबर पाँचवा θ1 θ2 Q1 Q2। तो जहाँ पर हमारा θ2 का मान ज़्यादा होगा θ1 से, तो Q2 का मान भी ज़्यादा होगा Q1 से, क्योंकि वो उसके डायरेक्टली समानुपाती होती है। अब असमान विद्युत क्षेत्र, अभी हम लोगों ने एक समान विद्युत क्षेत्र देखा है। अब असमान विद्युत क्षेत्र कब होगा, जब दिशा समान परिमाण अलग, ये है दिशा समान परिमाण अलग। अब परिमाण किसे बोलते हैं, और जहाँ पर परिमाण भी समान और दिशा अलग, जिसमें परिमाण मतलब परिमाण यानी ये बोला जा रहा है कि ये तो दिशा है और इनके बीच का जो गैप है वो समान है, ये कह रहा है। तो जब दूसरा वाला है उसमें परिमाण समान है पर दिशा अलग है। अब देखिए ये इसका दिशा इधर जा रहा है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रहा है, तो मतलब इनमें दिशा अलग है। तो ये हमारे असमान विद्युत क्षेत्र हैं। और जिनमें दिशा और परिमाण दोनों अलग होगा, तो इसमें दिशा और परिमाण दोनों अलग हैं, इस वाले में दिशा भी अलग है और परिमाण भी अलग है। देखिए मतलब गैप भी ज़्यादा कम है और दिशा तो है ही इधर उधर, तो ये हमारे असमान विद्युत क्षेत्र हैं। मतलब ये तीनों विद्युत क्षेत्र असमान हैं, ये तीनों असमान विद्युत क्षेत्र हैं। अब देखिए सातवां, एक समान विद्युत क्षेत्र। अब यह है जहाँ पर परिमाण समान व दिशा समान। अब ये इसमें दोनों अगर समान दे दिया है तो ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया, ये वाला, इसलिए कि ये परिमाण और दिशा दोनों समान बोल रहा है, तो ये हमारा एक समान होगा, याद रखिएगा। इसी प्रकार से हमारा विद्युत क्षेत्र में कण का त्वरण निकालना है। अब लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है बच्चों, तो ये कण का त्वरण हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में निकालते हैं। थोड़ा सा इतना बता देता हूँ आपको कि F बराबर QE हम लोगों ने जो निकाला था, F बराबर QE ये था ना, E बराबर F/Q विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र निकाला था, उसी से F बराबर QE आया। और F बराबर क्या होता है, MA होता है। MA क्या होता है हमारा, वो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है। तो A बराबर QE/M, यही सूत्र है त्वरण, विद्युत क्षेत्र में कण का त्वरण, A बराबर QE/M। तो अब बच्चों देखते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का स्टार्ट करेंगे।
अभी के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू बच्चों, बाय बाय।